एक बंदा जिसने एनएफटी से 1 करोड़ बना लिया और दूसरा बंदा जिसका एनएफटी आज 10 रुपए का भी नहीं, शून्य, बिल्कुल वेस्ट। तो सवाल यह है कि क्या एनएफटी फ्यूचर एसेट है जहां तुम अपनी पूरी दौलत बना सकते हो, या फिर यह सबसे महंगा गैम्बल है जहां तुम अपना सब कुछ खो सकते हो। ये बात सुनते ही तुम्हें एक चीज़ समझ आ जाती है कि एनएफटी एक बहुत ही वॉलेटाइल, बहुत ही रिस्की चीज़ है। कुछ लोग ओवरनाइट मिलियनर्स बन गए और कुछ लोग सब कुछ खो गए। तो आज की बात बस इसी पर है, एनएफटी का सच क्या है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर करना है तो कैसे। अगर तुम्हें यह सब जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि मैं तुम्हें एनएफटी का पूरा ट्रूथ बताने वाला हूँ। नो फिल्टर, नो बकवास, सिर्फ रियलिटी। एनएफटी क्या होता है, बिल्कुल सरल भाषा में समझते हैं। पहले यह समझ लो कि एनएफटी आखिर होता क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। एनएफटी का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। साउंड कॉम्प्लिकेटेड करता है, लेकिन असल में यह बहुत सिंपल है। थिंक करो कि तुम्हारे पास एक पेंटिंग है, एक रियल पेंटिंग जिसे तुम अपने घर की दीवार पर लगाते हो। अब इस पेंटिंग के पीछे एक सर्टिफिकेट होती है जो कहती है यह पेंटिंग किसके द्वारा पेंटेड है। मान लो जैसे कि पीछे आदेश कुमार लिखा है, तो इस पेंटिंग का ओनर भी आदेश कुमार है। एनएफटी भी बस एक ऐसा ही है, डिजिटल वर्जन, एक सर्टिफिकेट जो कहती है कि यह इमेज, आर्ट या म्यूजिक, इसका ओनर तुम हो। अब बात यह है, क्या कोई इस इमेज को कॉपी नहीं कर सकता? कर सकता है। राइट नाउ तुम इमेज को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अपने फ़ोन की वॉलपेपर बना सकते हो या कहीं भी भेज सकते हो। लेकिन यह बहुत जो महत्वपूर्ण है कि तुम इसके ओनर नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि ओनरशिप का प्रूफ एक ब्लॉकचेन पर दर्ज होता है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, एक परमानेंट रिकॉर्ड जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता। हर ट्रांजैक्शन, हर ओनरशिप अपडेट होता है इसमें। तो जब कोई कहता है मैं इस एनएफटी का ओनर हूँ, असल में वह ये कहता है कि ब्लॉकचेन पर मेरा डिजिटल एड्रेस रजिस्टर्ड है इस एनएफटी के लिए। ये हंसी मजाक नहीं है, लॉ की नज़र में भी। अगर कोई तुम्हारा एनएफटी चोरी कर ले तो यह थेफ्ट है, क्योंकि ब्लॉकचेन पर तुम्हारी ओनरशिप दर्ज है। तुम केस कर सकते हो, तुम्हारे पास लीगल प्रोटेक्शन है। तो बेसिकली एनएफटी एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जो कहता है ये चीज़ तुम्हारी है, और ये सर्टिफिकेट एक ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड है जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब आते हैं उन स्टोरीज पर जो सब लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। अरे क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? साल 2020 और 2021 में क्या हुआ? एनएफटी का एक मैसिव, अनप्रेसिडेंटेड वेव आया। पहली बार लोगों ने देखा कि तुम एक इमेज को सेल कर सकते हो, डिजिटल इमेज को, और पैसे बना सकते हो। तो जो लोग अर्ली था, जो 2020 के अंत में 2021 की शुरुआत में एनएफटी में आ गए, उन्होंने जो रिटर्न्स देखे वो लिटरली अनबिलीवेबल थे। एक छोटी सी एनएफटी इमेज जिसे किसी आर्टिस्ट ने बनाया था, जिसे किसी ने 500 रुपये में ख़रीदा था, अगले साल वह 50 लाख की हो गई। 50 लाख या फिर 5,000 की एनएफटी 30 दिनों में 50 लाख की हो गई। ये सिर्फ इंटरनेट की बातें नहीं हैं, ये वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस हैं, ब्लॉकचेन पर परमानेंटली रिकॉर्डेड हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्यों क्रेजी रिटर्न्स मिल रहे थे? सब कुछ एक सिंपल रीज़न से। एनएफटी एक कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट था। नोबडी अंडरस्टूड कि यह क्या था। सप्लाई बहुत लिमिटेड था और डिमांड अनलिमिटेड था, क्योंकि लोगों को एक्साइटमेंट था, नई चीज़ का एक्साइटमेंट। फिर क्या हुआ? सेलिब्रिटीज़ आ गए, बिग नेम्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, एथलीट्स, सब ने एनएफटीएस खरीदने शुरू किए। और सेलिब्रिटीज़ के जैसे ही मीडिया सब कुछ एम्पलीफाई कर देता है। न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस आई, डिजिटल आर्ट सेल्स फॉर 1 करोड़, ओवरनाइट मिलियनेयर्स, फ्यूचर ऑफ आर्ट। फिर फोमो हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हज़ारों, लाखों नॉर्मल लोगों ने सोचा, अरे सब लोग तो करते दिख रहे हैं, सब लोग तो पैसे बना रहे हैं, अगर मैं भी कर दूं तो मेरा भी 1 करोड़ हो जाएगा। तो सब लोग इन्वेस्ट करने लगे ब्लाइंडली, बिना समझे कि एनएफटी क्या है, बिना रिसर्च किए कि प्रोजेक्ट क्या है, बस पाई से लगा दिए। क्योंकि बाजार में ऐसा फील आ रहा था कि यह एक रॉकेट शिप है और यह सीधा चांद पर जा रहा है। और हाँ, कुछ लोगों को सच में मिलियंस का प्रॉफिट मिल गया। ये फैक्ट है। डॉक्यूमेंट्री भी बन गई इन लोगों पर, बुक्स भी लिखी गई, सक्सेस स्टोरीज सब जगह फैल गई। लेकिन बाकी का क्या हुआ? डार्क ट्रूथ, 90% लोग क्यों लॉस में गए। और अब आते हैं उस ट्रूथ पर जो कोई टेल नहीं करता, जो हर चीज़ को ओवरटर्न कर देता है। लगभग 90% लोग जो एनएफटी में इन्वेस्ट करते हैं वह लॉस में जाते हैं। 90% ये कोई स्मॉल परसेंटेज नहीं है, ये मैसिव फेलियर रेट है। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा नहीं होता। तो क्यों 90% लोग कंप्लीट फेलियर हो जाते हैं? 4 बड़ी वजह हैं। पहली, एनएफटी में लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है। यह सबसे क्रिटिकल इशू है। तुमने 1 लाख का एक एनएफटी खरीदा, ब्लॉकचेन पर तुम्हारा नाम लिखा है, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें यह बेचना है। कौन खरीदेगा? कोई नहीं। लिक्विडिटी का मतलब मार्केट में बायर्स की अवेलेबिलिटी। स्टॉक में अगर कोई कंपनी बहुत बैड भी हो गई तब भी कोई नहीं खरीदेगा।
प्राइस गिरेगी लेकिन बायर मिलेगा नहीं। एनएफटी में एनएफटी एक इमेज है जिसकी वैल्यू पूरी तरह से हाइप पर है। अगर हाइप खत्म हो गया तो एनएफटी खत्म। और हाइप की लाइफ स्पैन कितनी होती है? कभी कभी 3 महीने, कभी कभी 6 महीने, कभी कभी बस 2 या 3 हफ्ते। तो क्या होता है, तुम अपने एनएफटी को मार्केट प्लेस पर लिस्ट कर देते हो, बेचना चाहते हो। 1 महीना कोई बिड नहीं, 2 महीने कोई बिड नहीं, 3 महीने अगर कोई बिड आता भी है तो 10% कीमत पर, 20% कीमत पर। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, या तो ये डिस्काउंट पर बेच दो या फिर अपने एनएफटी को अपने वॉलेट में रखते रहो, होपफुल रहो कि कभी बायर आ जाएगा। दूसरी फेक हाइप और वॉश ट्रेडिंग की पूरी इंडस्ट्री है। यह बहुत ही डार्क है लेकिन यह रियलिटी है। एनएफटी मार्केट में खासकर शुरुआत में इस चीज़ को कहते हैं वॉश ट्रेडिंग। वॉश ट्रेडिंग का मतलब एक ही पर्सन खुद अपने आप को ही रिपीटेडली सेल करता है। एक वॉलेट से खरीदता है, दूसरे वॉलेट से बेचता है, तीसरे वॉलेट से फिर से खरीदता है ऊंची कीमत पर। उदाहरण से समझो, मैं एक एनएफटी को 10,000 में खरीदता हूँ, फिर अपने दूसरे सीक्रेट वॉलेट से उसी एनएफटी को 30,000 में खरीद लेता हूँ, फिर तीसरे वॉलेट से 50,000 में खरीद लेता हूँ, फिर चौथे वॉलेट से 1 लाख में। अब ब्लॉकचेन पर यह रिकॉर्ड है, हर दिन कीमत बढ़ रही है, हर दिन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो बाहर के लोगों को क्या लगता है? लगता है कि यह एनएफटी बहुत इन डिमांड है, इसकी कीमत बढ़ रही है, तो दूसरे लोग भी खरीदने लगते हैं। अब ब्लॉकचेन पर यह रिकॉर्ड है। और फिर एक दिन जब कीमत काफ़ी ऊंची हो जाती है, 10 लाख या 50 लाख तक, तब जो एक्चुअल ओनर है, जो असल में एक ही पर्सन है, डिफरेंट वॉलेट से वह सब कुछ डंप कर देता है, रग पुल करता है, एक साथ सब कुछ सेल कर देता है। कीमत तुरंत क्रैश होती है 50 लाख से 50,000, फिर 5,000, फिर 500। और बाकी सब लोग जिन्होंने पीक पर ख़रीदा था वह कंप्लीट लॉस में जाते हैं। तीसरी, अगर कोई बायर ही ना हो तो एनएफटी कम्प्लीटली वर्थलेस है। यह बहुत सिंपल लॉजिक है। एनएफटी की कीमत सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करती है। हाँ, अब माना कि तुमने 50,000 में एक एनएफटी खरीदा, ब्यूटीफुल आए, मेज ग्रेट प्रोजेक्ट, सेलिब्रिटी ने एंडोर्स किया, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन अगले महीने मीडिया का इंटरेस्ट खत्म हो गया, सेलिब्रिटीज़ ने बात करना बंद कर दिया, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में कोई एक्टिव नहीं है, ट्विटर पर प्रोजेक्ट का कोई अपडेट नहीं है। अब तुम्हारे पास क्या है? एक डिजिटल इमेज जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता। तुम मार्केट प्लेस पर लिस्ट करते हो, कोई बिड नहीं, महीनों तक कोई बिड नहीं, कीमत बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, और अब यह सिर्फ एक वर्थलेस फाइल है तुम्हारे वॉलेट में, बेकार पड़ी हुई। चौथी, प्रोजेक्ट के फाउंडर्स ही स्कैमर्स निकलते हैं। अब एक बहुत ही सिनिस्टर सिनारियो जहां प्रोजेक्ट के फाउंडर्स ही स्कैमर होते हैं। एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, अमेजिंग वेबसाइट, इनक्रेडिबल आर्टवर्क, ग्रेट विजन, एक्टिव कम्युनिटी। सब लोगों को लगता है कि यह एक लेजिटिमेट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, फाउंडर्स सीरियस हैं, टीम एक्सपीरियंस्ड है, तो हज़ारों लोग इन्वेस्ट करते हैं। 10 करोड़ का फंडिंग, 100 करोड़ का फंडिंग, 500 करोड़ का फंडिंग, और फिर एक दिन फाउंडर सब कुछ विड्रॉ कर लेते हैं, सारा पैसा ले लेते हैं, वॉलेट से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, एवरीथिंग, और फिर वैनिश हो जाते हैं। ट्विटर पर कोई अपडेट नहीं, डिस्कॉर्ड क्लोज्ड, वेबसाइट डाउन, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं, और तुम्हारे पास क्या बचता है? सिर्फ एक वर्थलेस एनएफटी, एक सर्टिफिकेट जो कोई वैल्यू नहीं रखता। क्यों? क्योंकि कि प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया। इसे कहते हैं रग पुल, और एनएफटी स्पेस में यह एक कॉमन फिनोमिनन है, बहुत कॉमन। तो यही है वह डार्क ट्रूथ जो सब लोगों को नहीं पता है। हाँ, कुछ लोगों को 1 करोड़ का प्रॉफिट मिल गया, डॉक्यूमेंट्री बनी है उन पर, लेकिन 90% लोगों का सब कुछ खत्म हो गया। 90%। एनएफटी इन्वेस्टमेंट या गैम्बल? क्लियर आंसर। अब मैं तुम्हें एक बिल्कुल क्लियर, अनएम्बिगुअस आंसर देता हूँ। एनएफटी एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, एनएफटी एक प्योर स्पेकुलेशन है, एनएफटी एक गैम्बल है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल क्राइटेरिया क्या होते हैं? पहला, स्टेबल इनकम। जब तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो वह कंपनी बिजनेस करती है, प्रॉफिट्स जनरेट करती है, डिविडेंड्स देती है, अर्निंग्स होती हैं, यह स्टेबल इनकम है। जब तुम प्रॉपर्टी खरीदते हो तो रेंटल इनकम मिलता है हर महीने। लेकिन एनएफटी कोई इनकम नहीं देता, ज़ीरो इनकम, कोई डिविडेंड नहीं, कोई रेंटल इनकम नहीं, सिर्फ एक डिजिटल एसेट जिसकी कीमत हर दिन ऊपर नीचे होती है। दूसरा, इंट्रिंसिक वैल्यू। स्टॉक को वैल्यू मिलता है क्योंकि कंपनी के पीछे रियल बिजनेस है, रियल एस्टेट को वैल्यू मिलता है क्योंकि लैंड का फिजिकल वैल्यू है, गोल्ड को वैल्यू मिलता है क्योंकि उसका रेयरिटी है, यूटिलिटी है। एनएफटी को वैल्यू कहाँ से मिलता है? सिर्फ एक कंसेंसस से, एक मास एग्रीमेंट से, कि हाँ, हम मानते हैं कि यह एनएफटी कुछ वैल्यू रखता है। और कंसेंसस कभी भी ब्रेक हो सकता है। एक दिन सब लोग को रियलाइजेशन आ जाता है, अरे यह तो सिर्फ एक इमेज है, इसका कोई रियल वैल्यू नहीं है, और फिर पूरी एनएफटी वर्थलेस बन जाती है। तीसरा, बैक्ड बाय समथिंग कॉन्क्रीट। स्टॉक बैक्ड बाय कंपनी की अर्निंग्स, एसेट्स और ग्रोथ।
क्रिप्टो बैक बाय नेटवर्क इफेक्ट और टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट बैक बाय लैंड, एनएफटी बैक बाय बिलीफ, प्योर बिलीफ और सिर्फ बिलीफ। तो मेरी डेफिनेशन में एनएफटी एक प्योर स्पेकुलेशन एसेट है, इन्वेस्टमेंट नहीं। और अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करता हूँ। स्टॉक मार्केट में तुम एक कंपनी को खरीदते हो जिसके पास रियल बिजनेस है, रियल रेवेन्यू है, रियल अर्निंग्स है। क्रिप्टो में तुम एक नेटवर्क को खरीदते हो जिसके पास टेक्नोलॉजी है, यूज़ केस है, रियल अडॉप्शन है, मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं। लेकिन एनएफटी में तुम सिर्फ एक बिलीफ को खरीदते हो, एक नैरेटिव को खरीदते हो, एक होप को खरीदते हो, और नैरेटिव कभी भी चेंज हो सकता है, होप कभी भी शैटर्ड हो सकता है। तो एनएफटी एक हाई रिस्क स्पेक्यूलेशन है। हाई रिवॉर्ड हो सकते हैं, हाँ मान लो, लेकिन हाई लॉस की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। 90% लोगों के लिए लॉस ही होता है। कौन एनएफटी में इन्वेस्ट करे, कौन बिल्कुल नहीं करे, अब मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ किसे एनएफटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसे एब्सोल्युटली नहीं। कौन एनएफटी में इन्वेस्ट मत करो। पहला, अगर तुम एक बिगिनर हो, अगर तुम फाइनेंशियल वर्ल्ड में नए हो, अगर तुम्हें इन्वेस्टिंग के बेसिक्स पता नहीं है, तो एनएफटी तुम्हारा फर्स्ट चॉइस नहीं होना चाहिए। एनएफटी एक एडवांस्ड एसेट है, हाई रिस्क है। म्यूचुअल फंड से शुरू करो, स्टॉक्स से शुरू करो, बेसिक्स सीखो, फिर एनएफटी में आना, बट नॉट नाउ। दूसरा, अगर तुम लोन लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर तुमने क्रेडिट कार्ड का लिमिट यूज़ किया है, अगर तुमने अपने पेरेंट्स से कर्जा लिया है, तो यह आत्महत्या है, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन एनएफटी की कीमत जब क्रैश हो जाएगी, और 90% चांस है कि तब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, ना पैसा ना एनएफटी, सिर्फ डेट। तीसरा, अगर तुम्हारे दिमाग में एक ही थॉट है 10,000 लगा दूं, अगले महीने 1 करोड़ बन जाए, तो भूल जाओ एनएफटी के बारे में, यह स्कैमर की सोच है और तुम्हारा स्कैम होगा 100%। चौथा, अगर तुम्हारे पास पहले से ही फाइनेंशियल प्रेशर है, अगर तुम्हारी सैलरी बेयरली कवर कर रही है तुम्हारे एक्सपेंसेस को, अगर तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है, तो एनएफटी एक एब्सोल्यूट एनो है। फर्स्ट, अपने फाइनेंशियल फाउंडेशन को मजबूत करो। तो कौन एनएफटी कर सकता है? पहला, सिर्फ वह लोग जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, कंप्लीटली एक्स्ट्रा, जिसे खो देने का इमोशनल पेन तुम हैंडल कर सकते हो, क्योंकि 90% चांस है लॉस होगा। इसके लिए मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है। दूसरा, जिनके पास रिसर्च स्किल्स हैं, जो प्रोजेक्ट को डीप डाइव से एनालाइज कर सकते हैं, जो डिस्कॉर्ड में कम्युनिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा, जो लॉस को इमोशनली हैंडल कर सकते हैं, जो लॉस को लर्निंग का पार्ट मान सकते हैं, जो ईगो में नहीं आते कि मैंने गलत डिसाइड किया। चौथा, जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जो 90% फेलियर रेट को समझते हैं, जो ये एडमिट करते हैं कि एनएफटी एक गैम्बल है। अगर इनमें से कोई भी तुम पर अप्लाई नहीं होता, तब सिर्फ एक ऑप्शन है एनएफटी को कम्प्लीटली इग्नोर करना। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ, ये टिप्स तुम्हारे लॉसेस को कम कर सकते हैं। टिप 1, सिर्फ फेमस प्रोजेक्ट सेफ नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं अरे अगर एक सेलिब्रिटी ने एंडोर्स किया तो सेफ होगा, या अगर प्रोजेक्ट का एक फेमस फाउंडर है तो सेफ होगा। गलत। बहुत सारे सेलिब्रिटी एंडोर्स्ड प्रोजेक्ट्स रग पुल हो गए हैं। सेलिब्रिटीज़ को प्रोजेक्ट के बारे में खुद नहीं पता होता, बस पेड करके एंडोर्समेंट करते हैं, या फिर खुद सेलिब्रिटीज़ ही स्कैमर होते हैं। तो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को इग्नोर करो, अपना रिसर्च करो, प्रोजेक्ट की हिस्टोरी चेक करो, फाउंडर की बैकग्राउंड रिसर्च करो। टिप 2, कम्युनिटी और यूटिलिटी को सीरियसली चेक करो। किसी एनएफटी प्रोजेक्ट को बाय करने से पहले 3 चीज़ें चेक करो। एक, क्या प्रोजेक्ट का एक रियल एक्टिव कम्युनिटी है? डिस्कॉर्ड पर कितने एक्टिव मेंबर्स हैं? टेलीग्राम पर कितनी एंगेजमेंट है? अगर कम्युनिटी खाली है तो रेड फ्लैग है। 2, क्या प्रोजेक्ट का कोई रियल यूटिलिटी है? क्या एनएफटी का कोई प्रैक्टिकल यूज़ केस है, या सिर्फ एक इमेज है जिसे लोग स्टेटस सिंबल के लिए रखते हैं? उदाहरण, कुछ एनएफटी प्रोजेक्ट्स में होल्डर्स को एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है, मर्चेंडाइज मिलता है, कम्युनिटी इवेंट्स में पार्टिसिपेशन मिलती है, रियल बेनिफिट्स मिलते हैं। ये अलग हैं। लेकिन अगर एनएफटी सिर्फ एक प्रिटी पिक्चर है जिसका कोई रियल यूटिलिटी नहीं, तो उसे अवॉइड करो। टिप 3, फ्लिप माइंडसेट से बहुत दूर रहो। फ्लिप का मतलब है क्विक प्रॉफिट के लिए एनएफटी खरीदना। कल खरीदा कल बेच दिया, और इवन वर्स, आज खरीदा आज शाम को बेच दिया। लेकिन फ्लिप एक बहुत ही रिस्की स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि तुम बेटिंग कर रहे हो कि कीमत अगले घंटों में बढ़ जाएगी, लेकिन मार्केट ऐसे काम नहीं करता। अगर तुम्हें एनएफटी में इन्वेस्ट करना ही है तो कम से कम 6 महीने या 1 साल के लिए होल्ड करो, लेकिन फिर भी लॉसेस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। टिप 4, मैक्स एलोकेशन सिर्फ 1-2% तुम्हारे टोटल पोर्टफोलियो का। अगर तुम्हारा टोटल इन्वेस्टेबल पोर्टफोलियो 10 लाख है, तो एनएफटी में सिर्फ 10,000 से 20,000 लगाओ, 1-2% से ज़्यादा नहीं। क्यों?
क्योंकि अगर यह NFT पूरी तरह फेल हो जाए तो तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो क्रैश नहीं होगा, तुम्हारी ओवरऑल वेल्थ सेफ रहेगी। यह एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जिसे हर स्मार्ट इन्वेस्टर फॉलो करता है। टिप 5, हर ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंटेशन रखो। हर NFT परचेस का रिकॉर्ड रखो। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन आईडी सेव करो। प्रूफ ऑफ ओनरशिप स्क्रीनशॉट करो। चैट हिस्ट्री सेव करो। क्यों? क्योंकि अगर कभी डिस्प्यूट हो या स्कैम हो तब तुम्हारे पास एविडेंस होगा। टिप 6, स्लोली एजुकेट करो, ग्रेजुअली लेवल अप करो। अगर तुम NFT में इंटरेस्टेड हो तो पहले छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, 1000 से या 5000 से। सीखो, समझो, देखो कि मार्केट कैसे काम करता है, फिर ग्रेजुअली बढ़ाओ। लेकिन तुम्हारी एंटायर सेविंग्स को एक ही बार में लगा मत दो, यह सबसे बड़ी गलती है। तो यहाँ है मेरा फाइनल मैसेज। NFT एक फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन रेवोल्यूशनरी है, डिसेंट्रलाइजेशन की कॉन्सेप्ट अमेजिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन, और यह एक बहुत बड़ा लेकिन है, NFT को इन्वेस्टमेंट मत समझो, स्पेकुलेशन समझो, गैम्बल समझो, क्योंकि रियलिटी बहुत हार्श है। NFT का कोई भी वैल्यू नहीं है, पैसा नहीं है इसके पीछे, कंपनी नहीं है, रियल एसेट नहीं है, सिर्फ एक अग्रीमेंट है, एक कंसेंसस है कि हाँ, हम मानते हैं कि यह NFT रियल एसेट नहीं है। सिर्फ एक अग्रीमेंट है, एक कंसेंसस है कि हाँ, हम मानते हैं कि यह NFT कुछ वैल्यू रखता है। लेकिन जिस दिन यह कंसेंसस टूट गया उस दिन NFT बिल्कुल वर्थलेस बन जाती है। यह दिन आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि NFT ऐसी चीज़ है जिसकी फंडामेंटल्स कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर। स्टॉक में वैल्यू है क्योंकि कंपनी के पास बिजनेस है। क्रिप्टो में वैल्यू हो सकता है क्योंकि नेटवर्क ग्रो कर रहा है। लेकिन NFT में सिर्फ एक बिलीफ है, और बिलीफ तो भूलने वाली चीज़ है। तो मेरी एडवाइस है, अगर तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मनी है, अगर तुम लॉस को हैंडल कर सकते हो, तब भी सिर्फ 1-2% एलोकेशन करो, उससे ज़्यादा नहीं, नेवर। और अगर तुम बिगिनर्स हो या तुम्हारे पास पहले से फाइनेंशियल प्रेशर है तो NFT को भूल जाओ। बोरिंग ऑप्शंस चूज़ करो, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स। ये स्लो ग्रोथ देती हैं, कंसिस्टेंट ग्रोथ देती हैं, और यही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। यह वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों को, खासकर उन दोस्तों को जो NFT में पूरा पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि यह इन्फॉर्मेशन उन्हें बचा सकता है, सीरियस नुकसान से बचा सकता है। कमेंट में बताओ, क्या तुम NFT में इन्वेस्ट कर रहे हो या तुम इससे दूर रहते हो? अग्री करते हो कि NFT एक गैम्बल है? और सबसे ज़रूरी याद रखो, फ्यूचर एसेट तब होता है जब उसके पास रियल वैल्यू हो, रियल यूटिलिटी हो, रियल अडॉप्शन हो। अगर सिर्फ हाइप है तो यह एक बबल है, और बबल कभी ना कभी बर्स्ट होता है, हमेशा होता है। ऐतिहासिक रूप से देखो, ट्यूलिप मेनिया, .com बबल, हाउसिंग बबल, सब में सेम पैटर्न है। हाइप बढ़ता है, फोमो बढ़ता है, लोग ब्लाइंड इन्वेस्ट करते हैं, फिर अचानक रियलिटी हिट करती है और सब कुछ क्रैश हो जाता है। NFT भी बस एक मॉडर्न वर्जन है इसी पैटर्न का। तो सावधान रहो, स्मार्ट रहो, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने इमोशनल अटैचमेंट को कंट्रोल में रखो। अगर तुम्हें एक NFT की कीमत बढ़ते हुए देखी तो फोमो मत होने दो। याद रखो, 90% चांस है कि यह एक ट्रैप है। अगर तुमने एक NFT खरीद लिया और अगले दिन कीमत क्रैश हो जाई तो पैनिक सेल मत करो, लेकिन फॉल्स होप भी मत रखो कि कीमत रिकवर होगी। जस्ट बी रियलिस्टिक, बी प्रैग्मेटिक, बी पेशेंट। मिलते हैं अगली बार एक और इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल टॉपिक के साथ।